न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर, मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में लोगों को अब तक 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। राष्ट्रीय राजधानी की लगभग 50% वयस्क आबादी को कम से कम वैक्सीन की एक खुराक दी जा चुकी है। और सीएम ने यह भी कहा है कि आज तक दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना के मामले फैले हैं, फिलहाल अब 74 लाख लोगों को 1 करोड़ वैक्सीन की खुराक दे दी गई है। इनमें से कम 26 लाख लोगों को दोनों खुराक दी जा चुकी है और इसी के साथ शेष बचे लोगों को वैक्सीन की एक खुराक लगी है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि शहर की आबादी लगभग 2 करोड़ है। लगभग 1.5 करोड़ लोग 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं और टीकाकरण के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 50% वयस्क आबादी को टीके की पहली खुराक मिल गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में लोग टीकाकरण के लिए उत्साह और इच्छा भी दिखा रहे हैं। मैं सभी स्वास्थ्य कर्मियों को इस उपलब्धि के लिए बधाई देना चाहता हूं। हालांकि खुराक की कमी के कारण हम टीकाकरण अभियान को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, लेकिन केजरीवाल सरकार ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार के अनुसार हर दिन लगभग 50,000 से 70,000 टीके लगाए जा रहे हैं। अगर हमें आवश्यक मात्रा में खुराक मिलती है तो हम आसानी से हर दिन 3 लाख लोगों को टीकाकरण करने में सक्षम रहेंगे, लेकिन हम कमी के बीच ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं। हम इस मुद्दे पर लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में हैं। मुझे वास्तव में उम्मीद है ताकि राष्ट्रीय राजधानी और देश के अन्य हिस्सों को वैक्सीन अभियान को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक मात्रा में खुराक मिल सके। लोगों से टीकाकरण कराने का आग्रह करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार उन सभी लोगों को टीका लगाने की दोहरी चुनौती का सामना कर रही है जिनका अभी तक टीकाकरण नहीं हुआ है, और दूसरी खुराक उन्हें लोगों को भी दे जिन्हें अपनी पहली खुराक मिल चुकी है, ये भी साथ में उन्होंने कहा। ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से अब सीएम केजरीवाल ने साफ ऐलान कर दिया है कि वैक्सीन की कमी है, वरना हम वैक्सीनेशन जो है वो पूर्ण रूप से कर पाते, अब वैक्सीन की कमी जो है वो संकट एक बार फिर से गहराता नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वैक्सीन की कमी है, और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा ये भी कहा है कि वो हर रोज 3 लाख टीकाकरण जो है वो कर सकते हैं, मगर लगातार उनको पर टीके की कमी है, यानी कि जो वैक्सीन की डोज है उसकी कमी होती नजर आ रही है। और इसी के लिए वो बार बार कह रहे हैं कि हम केंद्र सरकार के संपर्क में हैं, मगर लगातार केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक दिल्ली को कहीं ना कहीं वैक्सीन की कमी होती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं दिक्कतें भी आ रही हैं। और दिल्ली सरकार जो है वो निरंतर कोशिश कर चुकी है, और यहाँ तक कि ये भी कह रही है कि वो 1.5 लाख से लेकर 74 लाख 1.5 करोड़ से लेकर 74 लाख के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं टीकाकरण लगा चुके हैं। 48 लाख लोगों को लगभग दोनों डोज लगाई जा चुकी है, मगर लगातार जिस तरीके से कमी है वो कहीं ना कहीं खलती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं जो तीसरी लहर से खतरा है वो दिल्ली सरकार को समझते हुए केंद्र सरकार से बार बार गुहार की जा रही है कि केंद्र सरकार जो है वो जो वैक्सीन है वो वैक्सीन जनता तक उपलब्ध कराई जाए, ताकि हर रोज लगभग 3 लाख लोगों को। और राजीव देखिए, लगातार विशेषज्ञ भी चेता रहे हैं और सरकार भी ये जानती है कि अगर वैक्सीनेशन पूरे तरीके से नहीं हो पाया तो जल्द से जल्द तीसरी लहर आ सकती है, और ये जो वायरस है कोरोना वायरस वो और ज्यादा म्यूटेट कर सकता है अगर उसकी कोई डोज नहीं दी गई है लोगों को। और इसमें भी अब सरकार कहीं ना कहीं ढील बरतती नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार की तरफ से लगातार यही कोशिश होनी चाहिए थी कि वैक्सीन के जो दोनों डोज हैं वो लगातार जनता तक पहुंचे, मगर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं ये स्थिति कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है, क्योंकि जनता तक अभी तक टीकाकरण नहीं मिल पा रहा है, और जो जिस रफ्तार से मिल भी रहा है वो कहीं ना कहीं जनता तक संतुष्ट करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जनता भी चाहती है कि वैक्सीन जो है वो उन तक पहुंचे और जल्द से जल्द दोनों डोज उन तक लग सके। मगर जिस तरीके से कमी देखने को मिल रही है उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश कर रही है, और दिल्ली सरकार ने भी कल स्पष्ट कर दिया कि हम केंद्र सरकार के संपर्क में हैं, और केंद्र सरकार से बार बार कहा जा रहा है कि वैक्सीन जो है वो हमारे तक उपलब्ध कराई जाए, ताकि हर रोज अगर 3 लाख लोगों को वैक्सीन लगती है तो लगभग 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा सकती है। और कहीं ना कहीं जो तीसरी लहर का खतरा दिल्ली के अंदर खास तौर पर वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आएगा। मगर अभी तक केंद्र सरकार के द्वारा वैक्सीन जरूर दी जा रही है, मगर वो इतनी मात्रा के अंदर नहीं है जितनी मात्रा के अंदर दिल्ली सरकार को चाहिए या फिर जनता को चाहिए, क्योंकि जनता जो है अभी तक वैक्सीन के लिए इंतजार करती हुई नजर आ रही है। और तमाम वैक्सीन सेंटर जो हैं वो लगभग बंद पड़े हुए हैं, और कुछ वैक्सीन सेंटर जो चल रहे हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं स्थिति इतनी चौंकाने वाली है, क्योंकि
हाँ, वैक्सीन लगवाने वाले ज्यादा हैं और वैक्सीन की कमी बिल्कुल देखने को मिल रही है जी। बिल्कुल, लेकिन सरकार जो है वो इस समय देखिए आगामी चुनावों की ओर रुख करती हुई नजर आ रही है। लगातार सदन भी चल रहा है, लेकिन फिलहाल किसी का भी ध्यान जो है वो अब कोरोना की ओर नहीं है और इसी वजह से कोरोना के मामले कहीं ना कहीं एक बार फिर से अब चढ़ाव की ओर आने लगे हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार का जो ध्यान है वो सिर्फ 5 राज्यों के चुनाव की तरफ है। दूसरा, जो मानसून सत्र चल रहा है उसके अंदर सिर्फ जवाबदेही की जा रही है। मगर केंद्र सरकार को भी समझना होगा, क्योंकि जब तीसरी लहर यानी कोरोना की जो तीसरी लहर है, और विशेषज्ञों के द्वारा ये भी कहा गया कि चौथी लहर और पांचवी लहर भी आ सकती है, तो कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल चौंकाने वाली है। और यही चीज केंद्र सरकार को समझनी चाहिए, क्योंकि मानसून सत्र के अंदर लगातार कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, वैक्सीन की कमी नहीं है, बेडों की कमी नहीं है, मगर बिल्कुल। यहाँ तक और भी धरातल पे यही है। बयान राजीव जो है ऑक्सीजन की कमी से साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि मौतें नहीं हुई है। हम सबने देखा ऑक्सीजन की कितनी कमी थी, लेकिन उन्होंने अब क्लीन चिट खुद को अपने आप ही दे दी है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौतें नहीं हुई थी। अब अगर वैक्सीनेशन पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है तो आगे भी सरकार इसी तरीके से खुद को ही क्लीन चिट देने को तैयार रहेगी कि वैक्सीनेशन की भी कमी नहीं थी, राज्य सरकारों पर ठीकरा यहां पर फोड़ा जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से वैक्सीन की कमी है उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार की सबसे ज्यादा जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि अगर राज्य सरकारें कहीं ना कहीं विफल होती हैं तो कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेवारी जो है वो केंद्र सरकार के ऊपर होती है और केंद्र सरकार को ही मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब बात करें जिस तरीके से मानसून सत्र की, तो वहां पर लगातार केंद्र सरकार अपने आप ही अपनी पार्टी अपनी सरकार को क्लीन चिट दे रही है। लगातार ऑक्सीजन की कमी को लेकर भी क्लीन चिट देते नजर आई, और यहाँ तक कि जो ऑक्सीजन की वैक्सीन की कमी है उसको लेकर भी लगातार ये कहा जा रहा है कि राज्य सरकारें जो है वो वैक्सीन नहीं दे पा रही हैं, और कहीं ना कहीं इसके अंदर खुद केंद्र सरकार फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर भाजपा की खुद की सरकार है और कहीं ना कहीं उसी जगह पर कहीं ना कहीं उन राज्यों के अंदर भी स्थिति इसी तरीके की है, क्योंकि वैक्सीन की कमी यूपी के अंदर, हरियाणा के अंदर और जगहों पर भी देखने को मिल रही है, और यहाँ पर भाजपा की ही खुद राज्य सरकारें हैं। मगर ज्यादातर लगातार दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर भी कहीं ना कहीं बड़े नेता तमाम मानसून सत्र कहे, पार्लियामेंट कहे, या फिर बड़े नेताओं लेकिन के राजीव देखिए स्थितियां ये भी देखने को मिल रही है, तमाम जो बीजेपी नीति राज्य हैं वहां पर भी ये तमाम चीजें देखने को मिल रही है। वो जो केंद्र शासित जो बाकी जो प्रदेश हैं या फिर यूं कहें कि जो दूसरी पार्टियों द्वारा रूल किए जा रहे हैं राज्य, उनको भी तमाम बार यही बात कही जा रही है कि वो वैक्सीन की बर्बादी कर रहे हैं। लेकिन देखा गया कि हरियाणा सबसे ऊपर बर्बादी में था वैक्सीन की। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें वैक्सीन की बर्बादी की, तो कहीं ना कहीं कुछ राज्यों के अंदर जरूर देखने को मिला है, खासतौर पर देखने को मिला। मगर हरियाणा के अंदर भी सिर्फ केंद्र सरकार यानी भाजपा की ही सरकार है, और तो कहीं ना कहीं भाजपा की जिम्मेवारी समझनी होगी, और केंद्र सरकार को खासतौर पर अपनी ही राज्यों के अंदर बड़े कदम उठाने होंगे। मगर यहाँ पर लगातार केंद्र सरकार अपने आप को बचाती हुई नजर आ रही है और राज्य सरकार ऊपर चिड़ा पहुंचती नजर आ रही है। मगर अगर राज्य सरकार फंसती है तो कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेवारी फिर भी केंद्र सरकार के ऊपर आती है, क्योंकि वैक्सीन की कमी होती है या फिर ऑक्सीजन की कमी होती है या किसी और चीज की कमी होती है, तो उसकी जिम्मेवारी सिर्फ केंद्र सरकार की है। मगर यहाँ पर केंद्र सरकार जो है सिर्फ अपना बचाव करती नजर आ रही है और सिर्फ अपने आप को क्लीन चिट दे रही है। मगर यहाँ पर बात करें और क्लीन वैक्सीन चिट की, देने के साथ साथ मात्र राज्यों पर ठीकरा फूटती नजर आ रही है। खुद की कमियां फिलहाल देखने में सरकार सक्षम नहीं है। बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से कोरोना की स्थिति है और इसी के साथ वैक्सीनेशन की कमी है, देखना होगा उस पर सरकार आगे क्या कदम उठाती है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। पंजाब सरकार ने कोविड-19 का पालन करते हुए 2 अगस्त से राज्य में सभी स्कूलों को खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं और इसी के साथ ही सरकार ने राज्य में लागू विभिन्न कोविड-19 प्रतिबंधों को 10 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। और इस संबंध में जारी पत्र में कहा गया है कि सरकार ने 20 जुलाई तक राज्य में जिन प्रतिबंधों और छूट को प्रभावी रखा था उन्हें 10 अगस्त तक प्रभावी माना जाएगा। स्कूलों को खोलने के लिए सरकार ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ ये कहा है कि कोविड-19 के प्रति एहतियात बरतने संबंधी केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए स्कूलों को खोलें। 26 जुलाई से पंजाब में 10 से 12वीं तक के स्कूलों को खोले जाने का आदेश दिया गया है और स्कूल में
प्रवेश होते ही प्रत्येक बच्चे का बुखार चेक करने के साथ साथ उनको सैनिटाइज भी किया जाएगा और मास्क के लिए भी उन्हें प्रेरित किया जाएगा। क्लास में बच्चों को बैठाते समय सामाजिक दूरी का भी खास ध्यान रखा जाएगा और इसी के साथ सोमवार को 10वीं से 12वीं के बच्चों की कक्षाएं भी लगनी शुरू हो जाएंगी। कोरोना के भय के चलते बच्चों की संख्या अभी भी स्कूलों में हालांकि कम है, वहीं अभिभावकों की अनुमति के साथ सोमवार को पंजाब भर में बच्चे स्कूल पहुंचे। फिरोजपुर के डीसी मॉडल स्कूल में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। बच्चों ने मास्क लगाए हुए भी वहां पर कहा गया है कि बच्चों को मास्क लगाए ही स्कूल में प्रवेश करें और कक्षाओं में सामाजिक दूरी का भी खास ध्यान रखकर बच्चे दूर दूर उनको बिठाया जाए। इसी के साथ जालंधर का सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के 33 स्कूलों को पूरी सुरक्षा और एहतियात के साथ खोलने के लिए निर्देश दिए गए हैं और इसी के साथ चेयरमैन अनिल चोपड़ा ने कहा है कि अभिभावकों की अनुमति से ही छात्रों को स्कूल में बुलाया जा रहा है। पटियाला के 94 सरकारी हाई और 102 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में सोमवार को पहले दिन 30% बच्चों के पहुंचने की भी आशंका है। ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से कल से स्कूल खुलने जा रहे हैं, कल सोमवार है और 2 तारीख से स्कूल खोलने के आदेश दिए गए थे। देखिए मौसा, अगर हम बात कर रहे हैं तो काफी लंबे समय से स्कूल्स बंद थे छोटे बच्चों के लिए। अगर हम बात करते हैं स्कूल दोबारा खुलने के लिए, तो बड़ी कक्षाओं के लिए जैसे 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं, इन 4 क्लासेस के लिए तो स्कूल्स खुल रहे थे। और वहीं पंजाब की बात करते हैं तो 26 तारीख से इन 4 क्लासेस के लिए स्कूल्स खुल गए थे। अब जो पंजाब सरकार ने इजाजत दी है वो छोटे बच्चों के लिए, जैसे कि हम बात करें नर्सरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन सभी इन क्लास के बच्चों के लिए भी अब स्कूल खोल दिए जाएंगे। पर हाँ, स्कूल खोल दिए जाएंगे पर ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, उनसे बाकायदा कंसेंट लिया जाएगा। पर पंजाब सरकार की तरफ से कुछ और शर्तें रखी गई हैं, जैसे कि जितने भी टीचिंग स्टाफ है उन सबको वैक्सीनेट होने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं ये भी बात की है कि जब बच्चों की वैक्सीनेशन आ जाएगी तो उनको भी वैक्सीनेट होने की जरूरत है। तो एक डबल लेयर प्रोटेक्शन के भी मतलब किए गए इंतजाम रखे गए कि जितना हो सके। लेकिन अमित देखिए, सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि सरकार ये कह रही है कि आदेशों के अनुसार आप स्कूल को खोलें, आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें, मास्क लगा कर रखें, सैनिटाइज बच्चों को करते रहें। लेकिन जिस तरीके से छोटे बच्चों के लिए अब स्कूल खोले गए हैं, छोटे बच्चे खुद को इस तरीके से मेंटेन नहीं कर पाते हैं। वो बच्चे हैं, वो आपस में मिले जुलेंगे भी, खेलेंगे भी, और यही चीजें जो है कहीं ना कहीं बढ़ावा भी दे सकते हैं तीसरी लहर को। देखिए, ये कई चीजें, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है और हम यही सोच सकते हैं कि सबसे ज्यादा पंजाब सरकार ने देरी इसलिए की है। ये चीज बहुत ज्यादा कंसिडर की गई थी। बच्चों को कहीं ना कहीं संभालना ज्यादा मुश्किल होता है कि कहीं ना कहीं स्कूल आते हैं, मिलने जुलने लगते हैं, खेलते हैं, और कई बार मास्क बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है एक छोटे बच्चे के लिए। तो इस चीज का खास ध्यान रखा गया है कि केसेस तभी ये स्टेप उठाए गए जब केसेस बहुत ज्यादा कम हो गए हैं और बच्चों को कंट्रोल किया जाए। कहीं ना कहीं ये भी चीज ध्यान रखी जाएगी, बच्चे जो लोग स्कूल में आएंगे, पेरेंट्स का कंसेंट है, पर साथ साथ ऑनलाइन पढ़ाई चलती रहेगी। देखिए, ये ऑप्शन अभी भी मैंडेटरी अवेलेबल है कि अगर बच्चे चाहे, पेरेंट्स चाहें तो बच्चों को अभी ना भेजें, घर में ऑनलाइन पढ़ाई के जरिए पढ़ा सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन ओपन रखे गए हैं पेरेंट्स के लिए, और कहीं ना कहीं ये अच्छा भी स्टेप है क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे स्कूल जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं घर पे वो पढ़ाई नहीं हो पा रही है ऑनलाइन। जैसे छोटे बच्चों की बात करते हैं जो पहले जिनकी सिटिंग हैबिट्स कभी नहीं बन पाई हैं, तो उनके लिए घर में पढ़ना बहुत मुश्किल है। वहीं स्कूल जाके जो, क्योंकि आप बेसिकली स्कूल वैसे पढ़ने के लिए नहीं देते, आपको बहुत कुछ और सीखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं बच्चे जो चीज गवा रहे थे उनको अब वो हासिल हो पाएगा। बिल्कुल, धीरे धीरे स्टेप उठाने की जरूरत है, ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि थर्ड वेव का रिस्क है, पर कहीं ना कहीं केसेस कम हो रहे हैं, तो उसका भी फायदा उठाने की पंजाब सरकार को जरूरत है। बिल्कुल अमित, इसी के साथ देखिए, जो प्रतिबंध अभी पंजाब में लागू थे उसको आगे 10 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। क्या कुछ फिलहाल भी प्रतिबंध चल रहे हैं? देखिए, प्रतिबंध आज सच ज्यादा नहीं है। ये है कि गैदरिंग्स के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, कि जैसे कि किसी फंक्शन में से 200 लोग अलाउड हैं, कहीं ज्यादा गैदरिंग अलाउड नहीं, मास्क मैंडेटरी है, शॉप ओनर्स को वैक्सीनेट होने की जरूरत है। तो कुछ माइनर, अगर हम कहें कि लगभग सारे रिस्ट्रिक्शंस हट चुके हैं, पर कुछ माइनर, ये हम कहें कि कुछ जरूरी रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, जैसे किसी प्रोग्राम में ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, किसी गैदरिंग में हम लोग बिना मास्क के कोई नहीं जा सकते, किसी टेस्ट की रिपोर्ट की जरूरत है कोविड-19, जैसे किसी फंक्शन में जाना है अपने शादी ब्याह के, तो कोविड-19 का टेस्ट होना चाहिए या फिर आप वैक्सीनेटेड होने चाहिए। ठीक है अमित, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, जानकारी आपसे लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
तो अब बात एक बार फिर से मुद्दे की करेंगे, जहां पर चंडीगढ़ में जिस तरीके से पूरे पंजाब में स्कूल खोलने के आदेश दिए गए हैं और इसके साथ प्रतिबंधों को बढ़ाने के भी आदेश हैं। संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से प्रतिबंध लागू हैं उनको आगे बढ़ा दिया गया है, क्या ये वाकई जिस तरीके से अभी केस बढ़ रहे हैं इसके साथ भी सरकार और ज्यादा आगे प्रतिबंध बढ़ा सकती है या फिर सख्ती की जा सकती है? देखिए, अगर हम पंजाब में कंसिडर करें तो ऑल ओवर केस कम हो रहे हैं, तभी इतनी बड़ी छूट दी गई है। अगर हम ऑल ओवर आंकड़ा देखते हैं पंजाब में या आसपास के एरियाज में, तो लगातार केसेस की टैली नीचे जा रही है। पर इसी में पंजाब सरकार ने ये बहुत बड़ी डील दे दी, क्योंकि लगातार प्राइवेट स्कूल ये मांग कर रहे थे कि बाकी क्लासेस को भी खोलने की इजाजत दे दी जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स प्रेफर नहीं कर रहे थे कि वो बच्चे ऑनलाइन मीडियम से पढ़ें। उनकी लगातार डिमांड हो रही थी पंजाब सरकार से कि हमारे बाकी सभी क्लासेस की स्कूल्स खोलने दिए जाए। तो उसके लिए लगातार मीटिंग हो रही थी, बातचीत हो रही थी, पर पंजाब सरकार का एक बहुत सख्त स्टैंड था कि जब तक केस कम नहीं होते तब तक हम ये कदम नहीं उठाएंगे। तो वहीं अब जब केसेस कम हो रहे हैं, आंकड़ा नीचे जा रहा है और लगातार लंबे समय से आंकड़ा नीचे जा रहा है, तो पंजाब सरकार ने बहुत कॉशियसली, बहुत सोच समझ के कदम उठाया है, ये डील दी है। क्योंकि देखिए, ये बहुत मेजर डील है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों का स्कूल जाना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर कहीं ना कहीं रहता है। बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात होगी अमित कि जिस तरीके से सरकार ने ये फैसला लिया है, कितना सही सरकार का ये फैसला साबित होता है और स्कूलों को जो आदेश निर्देश दिए गए हैं वो कितना पालन करते हैं। बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से चंडीगढ़ में और पंजाब में स्कूल खोलने के आदेश दिए गए हैं, उसके बाद सरकार भी पूरे तरीके से सतर्क है। अब बात मुंबई की करेंगे, जहां पर कारोबारी और शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अश्लील फिल्म बनाने और उसे अपने ऐप पर रिलीज करने के आरोप में फंसे राज कुंद्रा कोर्ट में आदेश के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं और इसके बाद इस मामले की छानबीन भी चल रही है। लेकिन अब इन सबके बीच महाराष्ट्र के बीजेपी प्रवक्ता राम कदम ने राज कुंद्रा पर गेम गैम्बलिंग करने का आरोप लगाया है। उन्होंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का खुलासा किया है। राज कुंद्रा ने गेम गैम्बलिंग करने के लिए पैसे कमाए हैं, ये उन्होंने कहा है। बीजेपी प्रवक्ता और विधायक राम कदम ने कहा है कि राज कुंद्रा ने डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर गरीबों के खूब पैसे हड़पे हैं। बीजेपी नेता का यह भी कहना है कि राज कुंद्रा ने इस गेम के प्रचार प्रसार के लिए अपनी पत्नी शिल्पा शेट्टी के नाम का भी इस्तेमाल किया है। बीजेपी प्रवक्ता राम कदम ने कहा, राज कुंद्रा गोड ऑनलाइन गेम के जरिए लोगों के साथ धोखा उन्होंने किया है। उन्होंने आगे कहा, हम शिल्पा शेट्टी की प्रतिभा का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन राज कुंद्रा के इस ऑनलाइन गेम का प्रचार करने के लिए शिल्पा शेट्टी के चेहरे का भी इस्तेमाल किया गया है। राज कुंद्रा इतने शक्तिशाली है, एक और महाराष्ट्र के देश के गरीब किसानों को, बच्चों को लूटने का काम कर रहे हैं। उनको झूठे सपने दिखा करके उनसे लाखों करोड़ों रुपए जमा किए जा रहे हैं। और दूसरी ओर देश की हिंदी फिल्म जगत की सबसे बड़ी अच्छी अभिनेत्री, उस अभिनेत्री को भी राज कुंद्रा के विरोध में शारीरिक उत्पीड़न का मामला जुहू पुलिस स्टेशन में 14 अप्रैल को दर्ज करना पड़ा। अब कौन सा ऐसा दबाव था? दबाव बनाने वाले वे कौन से ऐसे शक्ति केंद्र थे? इस बात का जवाब हम महाराष्ट्र सरकार से चाहते हैं। यह पुलिस का मामला मुंबई पुलिस कमिश्नर के दायरे में आता है। इन बातों का जवाब महाराष्ट्र की सरकार को देना। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से लगातार राज कुंद्रा की मुसीबतें बढ़ती जा रही है, पहले पोर्नोग्राफी और अब उन पर गबन के भी आरोप लगे हैं। मुस्कान, देखिए, राज कुंद्रा की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही है। जिस तरह से पोर्नोग्राफी मामले में राज कुंद्रा को कल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, उसके बाद से भाजपा के आमदार राम कदम ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि राज कुंद्रा ने न सिर्फ पोर्नोग्राफी किया है बल्कि गेम गैम्बलिंग का भी आरोप लगाते हुए बताया है कि करीब 2500 से 3000 करोड़ का उन्होंने घोटाला किया है, जो उनकी कंपनी वियान है इंडस्ट्री, उसकी मदद से, और खासकर शिल्पा शेट्टी के नाम पर इस तरह की चीजें की गई है, जिसका आरोप राम कदम ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगाया है। लेकिन इसके साथ उन्होंने, देखिए, महाराष्ट्र सरकार से भी सीधे सीधे सवाल किए हैं और जवाब उनका मांगा है कि जब आपके राज्य में इस तरीके से घटनाएं हो रही है, इस तरीके की वारदात हो रही है, तो आप क्यों इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? देखिए मुस्कान, जिस तरह से राज कुंद्रा ने गेम गैम्बलिंग का घोटाला किया है, उसमें साफ तौर पर राम कदम ने कहा है GOD नामक एक गेम है, जिसको राज कुंद्रा ने लोगों को यह बताया था, यह सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है
सरकार की परमिशन के द्वारा यह चलाया जाता है। जिस तरह से टीवी शो के दौरान ये बताया जा रहा था कि गेम जीतने के बाद जो उसको इनाम राशि है वो दी जाती है, वो कहीं न कहीं सरकारी प्रक्रिया के तहत दी जाएगी। लेकिन जिस तरह से उस गेम के प्रमोशन के लिए शिल्पा शेट्टी की तस्वीरें लगाई गई, फिर गेम के प्रमोशन के लिए बड़े पैमाने पर जो है खर्चे किए गए हैं, खासकर ये पूरे प्रोसीजर जो है राजकुंद्रा की जो सत्य प्रकाश, कंपनी जिस तरीके के आरोप राजकुंद्रा पर एक बार फिर से लगाए गए हैं, क्या इसके कोई पुख्ता सबूत फिलहाल राम कदम के पास है? क्योंकि उन्होंने पूरी संतुष्टि के साथ ये बात उन्होंने कही है और आरोप लगाए हैं। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजकुंद्रा ने एक वीडियो भी दिखाया था और गेम के बारे में भी बताया था। खासकर बियान कंपनी से जुड़ा हुआ ये पूरा गेम है, जीओडी नामक एक गेम है, जिसको चलाने के लिए उन्होंने बोला था महाराष्ट्र सरकार की परमिशन है। अब लिहाजन जब सरकार की परमिशन है तो सरकार को भी इस पे ध्यान देने की जरूरत है। सरकार ने ऐसी परमिशन कैसे दिया जो राजकुंद्रा ने इतने लोगों को ठगा है? जाहिर तौर पर किसी से प्रमोशन के नाम पे 15 लाख तो किसी से 25 लाख, किसी से 20 लाख रुपए लिए गए हैं। लिहाजन ऐसे हजारों लोग हैं जिनको इस गेम में फंसाया गया है और इस गेम के जो मुख्य सरगना है वो राजकुंद्रा है। राजकुंद्रा ने अपनी पत्नी के नाम का इस्तेमाल किया, इस तरह का आरोप जो है विधायक राम कदम ने लगाया है। तो जाहिर तौर पर यह कहीं न कहीं मामला अब दूर पकड़ते जा रहा है। हालांकि राजकुंद्रा अब न्यायिक हिरासत में है, लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है तो सत्य कि प्रकाश, आने वाले क्या समय कहा में जा सकता है कि जिस तरीके से पोर्नोग्राफी केस में उन पर इस तरीके के आरोप लगे हैं और कार्रवाई उन पर चल रही है, न्यायिक हिरासत में वो हैं, और इसी केस के साथ साथ क्या इसकी भी पूछताछ हो सकती है? जो जीओडी नाम का गेम जो उन्होंने अभी लॉन्च किया था और उसके बाद गबन का भी आरोप है, क्या इसकी भी कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, राम कदम ने कहा है कि अगर महाराष्ट्र सरकार इस पे ध्यान नहीं देती है तो वह ईडी के पास जाएंगे और मामला दर्ज करवाकर जो 2500 से 3000 करोड़ का घोटाला हुआ उसकी जांच करवाएंगे। तो आगे क्या कार्रवाई फिलहाल पुलिस की चल रही है, प्रशासन की चल रही है पोर्नोग्राफी मामले में, क्योंकि लगातार न्यायिक हिरासत में है? क्या कुछ अभी बातें जो है वो निकल कर सामने आई? देखिए, राम कदम ने ज्ञापन मीडिया के माध्यम से ज्ञापन तो उन्होंने दे दिया है। उनका कहना है कि महाराष्ट्र, हालांकि राजकुंद्रा भी न्यायिक हिरासत में है, लेकिन जिस तरह से लगातार एक के बाद अहम बड़े खुलासे हो रहे हैं, उसको लेकर अगर राजकुंद्रा को सरकार छोड़ने की मूड में रहती है तो जाहिर तौर पर राम कदम आगे आएंगे और उसका जो है विरोध करते हुए राजकुंद्रा के ऊपर बड़े मामले दर्ज करवाएंगे। उसके बाद जो है ईडी से न्याय की गुहार लगाएंगे। जिस तरह से आरोप लगे हैं रुपयों को लेकर, खासकर उनको या तो रुपए लेकिन लौटाए सत्य जाए प्रकाश, देखिए या ये फिर बात भी निकलकर सामने आई थी जब राजकुंद्रा को अरेस्ट करने के लिए उनके घर पर छापा मारा था, जब प्रशासन वहां पर पहुंचा था, तो उस समय भी जिस तरीके से शिल्पा शेट्टी और राजकुंद्रा के बीच में इस तरीके की बातें हुई थी और लड़ाई झगड़ा हुआ था, वो भी बातें बताती है कि शिल्पा शेट्टी कहीं ना कहीं खुद को भी साफ तरीके से निकालना चाहती है। बहरहाल इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।